हे गाइस, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करोगे? ऑल गुड? ऑल गुड ना? हे गाइस, आर यू देयर? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करोगे? यस सर, नो? यस, वेरी वेरी गुड। चलो सर जी, हम डिस्कशन करेंगे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 फॉर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सही है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का लेक्चर नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे एकदम बढ़िया से। जस्ट मिनट, मैं फटाफट से फाइल ऐड करता हूं। आप लोग क्या रेडी हो क्या? आप लोग क्या रेडी हो क्या? प्लीज बताओगे मुझे। कल का लेक्चर देख लिया? जो नए लोग हैं, ऐसा कोई अगर नए लोग रहेंगे तो कल का लेक्चर देख लिया क्या आपने? कल का लेक्चर देखा होगा तो एकदम इजी जाएगा सर। मैं सिर्फ एक ही पेज ऐड किया हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा अभी के लिए तो, ठीक है। बस मुझे एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करनी है गाइस। क्या आप लोग मेरे साथ हो? ये चैप्टर नंबर 1 2 मिनट के लिए साइड में रखो। यस, वेरी गुड। चलो जी, एकदम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे आज हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का सिलेबस का। सर, पढ़ाई शुरू करेंगे क्या सर? पढ़ाई शुरू करेंगे, यस और नो? परफेक्ट। चलो जी, देखो हमने कल क्या देखा था जी। जो जो बच्चे नए हैं उनके लिए, एंड सर जो बच्चे ने कल का देखा है उनके लिए भी। तो देखो जी, हमने कल देखा था सर, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का डिस्कशन शुरू किया था एक स्टोरी के साथ। सर वो स्टोरी इसलिए दिया था मैंने कि ऑडिटिंग की बात करी थी, एक्चुअली एश्योरेंस का सर डिस्कशन किया ही नहीं था हमने। एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है वो आज मैं आपको बताऊंगा, बट मैं आज आपको ऑडिटिंग के साथ है ना एश्योरेंस लिखूंगा, क्योंकि मैं आज मीनिंग बताने वाला हूं आपको। सही है, ठीक है सर। तो एश्योरेंस एंड ऑडिट दोनों का बहुत गहरा संबंध है सर जी। क्या सर? एकदम गहरा संबंध है। सो एकदम अच्छे से ध्यान देना है अभी, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? कल सर हमने एक स्टोरी देखा कि कोई सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो लोगों के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, पहले खुद पैसा इन्वेस्ट किया, फिर किसी और से फैमिली फ्रेंड्स वगैरह लिए, लोग बढ़ते गए सर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। सही है क्या? एंड जैसे जैसे लोग बढ़ते गए सर, ये ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, बस पैसा दे रहे। क्या बोल रहे? कुछ ध्यान नहीं दे रहे, बस पैसा दे रहे। सही है। तो इनको बिजनेस में क्या हलचल हो रही है सर, वो तो पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। एंड सर ये बिजनेस के हलचल का क्या आउटपुट है ये भी तो उनको पता होना चाहिए। यस एब्सोल्युटली। तो सर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका है, जो बिजनेस का ओनर है, वो तो सब बता देगा उनको, बट भाई क्या गारंटी कि वो सब सही इंफॉर्मेशन बताएगा। एंड दैट इज द रीजन, वो ऐसा बंदा जिसका पूरा पैसा लगा है सर इस बिजनेस में, जिसका काफी सारा पैसा लगा है बिजनेस में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है किसी ऐसे एक बंदे को अपॉइंट करना जो थर्ड पर्सन रहेगा, जो थर्ड पार्टी रहेगा, जिसका उस बिजनेस के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस बिजनेस के ओनर के साथ कोई भी लेना देना नहीं सर जी। सही है ना, कोई भी लेना देना नहीं। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक तीसरा बंदा जो था वो अपॉइंट करेगा उस थर्ड पर्सन को, जिसका नाम था, जिसका नाम था, बोलो जी, मैं आपसे चाहता हूं आंसर, जिसका नाम है सर ऑडिटर। एक ऐसा थर्ड पार्टी जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। आज मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखा के दूंगा, आज मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स लिखा के दूंगा। आप लोगों को समझ आ रहा है? मैंने कल का जो पीडीएफ फाइल था ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया। आई बिलीव आप लोगों ने क्या किया रहेगा, एप्लीकेशन से वो डाउनलोड करके पहली तो चीज एप्लीकेशन में से देख के आपने वो स्टोरी का पहले पेज पे आपके लिख लिया है नोटबुक में। सही है, स्टोरी लिख लिया क्या रे नोटबुक में? प्लीज बताओगे मुझे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से ऑडिट शुरू होता है। ठीक है क्या? एमडी रजा, फुल क्लासेस विल बी अपलोडेड। बेटा कैसे फुल क्लासेस अपलोड हो गए यूट्यूब पे, है ना? ये डेमो क्लासेस रहेंगे बेटा, ठीक है ना? पहले 3-4 लेक्चर्स डेमो रहेंगे, 3 लेक्चर्स तो एटलीस्ट डेमो रहेंगे, फिर बात का सोचेंगे, ठीक है ना? बट आप 3 लेक्चर में ही अंदाजा लगा लो ना क्या अमेजिंग होने वाला है ये पूरा सेशंस एंड पूरा कोर्स। तो आपको बाकी के सभी चीजें है ना मिलने वाली बेटा किसमें, हमारे एप्लीकेशन में। एंड एप्लीकेशन के थ्रू आप कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
ठीक है। एंड एकदम नॉमिनल कॉस्ट में बेटा आई गारंटी जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा ना, यू विल फाइंड वर्थ कि कितना ज्यादा वर्थ है, नंबर ऑफ टाइम्स वर्थ है एज कंपेयर टू व्हाट यू हैव पेड फॉर दिस कोर्स। एंड इसकी मैं गारंटी देता हूं फॉर श्योर गारंटी दे रहा हूं भाई, मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं। कल हमने देखा था सर ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं 100% छाती ठोक के नहीं बोल सकता कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। मैं यहां पे बोल सकता हूं आपको 100% छाती ठोक के कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा दैट विल बी अमेजिंग। मैं ऑडिटर के जैसा सर सिर्फ एश्योरेंस नहीं दे रहा। अभी ये जो वर्डिंग था ना एश्योरेंस, ये अभी काम आने वाला है। एश्योरेंस 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 एंड इंश्योरेंस, दोनों का मीनिंग अलग होता है, समझे क्या। मैं आपको सर ट्रू एंड फेयर नहीं बोल रहा हूं, फेयर नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं करेक्ट। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में डिफरेंस है, तो टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया से आपका एक्सपीरियंस रहेगा। पहले 2-3 लेक्चर्स देखना है, कल का भी लेसन हम चाहे तो कल का भी लेक्चर हम यूट्यूब पे रखेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम नॉमिनल कॉस्ट में आप जाके चेक कीजिए, आपको सब चीजें पता लग जाएगी। इसका क्लास साइड, हाँ स्वाति जी ने बोला है कि सर हमने कर लिया 1 नंबर, वेरी वेरी गुड। मैंने वही बोला कि मैं जितना बोलता हूं ना सिर्फ वो चीजें फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो बोल रहा हूं वैसा, यू विल एक्सपीरियंस द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑडिट का सब्जेक्ट्स, दैट इज माय सर, मैं आपको बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो सर, तो ऐसा हमने कल ऑडिटिंग का डिस्कशन किया था कि ऑडिटिंग माने क्या होता है सर। तो ऑडिटिंग में 3 चीजें हमने इंपॉर्टेंट देखी थी सर, कि ऑडिटिंग क्या है सर, एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन है, एकदम शॉर्ट में लिखता हूं, इसका डेफिनेशन वगैरह आज हम पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में बस लिख रहा हूं। एग्जामिनेशन है जो कल हमने डिस्कशन किया था। एग्जामिनेशन किसका है सर, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। एंड ये एग्जामिनेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और पार्टी। पर्सन लिख दो चलो अभी के लिए, इंडिपेंडेंट पर्सन कौन अपॉइंट करेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन, इधर ही लिख दो, अपॉइंटेड बाय, बोलो जी मुझे बोलो ना, अपॉइंटेड बाय, यस सर एब्सोल्युटली राइट, इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं जी, हम इन्वेस्टर्स को ही क्या बोलते हैं सर, और शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट सर, परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, किसके लिए सर, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड an opinion, to provide an opinion whether the financial information, बोलो जी क्या, whether the financial information is true and fair, सॉरी और नहीं है, ट्रू एंड फेयर, ट्रू भी चाहिए एंड फेयर भी चाहिए, समझे, सच भी चाहिए सर, झूठी नहीं चाहिए, एंड फेयर भी चाहिए सर, करेक्ट नहीं। तो अभी मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं गाइस। आप लोग एक चीज कर सकते हो, अभी फटाफट से आपका नोटबुक ले लो, चलो शॉर्ट नोट्स वाला जो नोटबुक था, कीवर्ड्स वाला नहीं, शॉर्ट नोट्स वाला नोटबुक। तो शॉर्ट नोट्स वाले नोटबुक में पहला हेडिंग दे देंगे आप ऑडिटिंग वाला, वो स्टोरी के बाद में ऑडिटिंग का हेडिंग देंगे, एंड ऑडिटिंग के हेडिंग के नीचे ऐसे जैसे मैंने किया है ना, ऐसे 4 चीजें करके लोगे, एंड उसको साइड में बोल दोगे कि मीनिंग है, ये क्या है, मीनिंग है, ठीक है, ये वाला मीनिंग है, सिर्फ इसका डेफिनेशन में लिखा के दूंगा, बट डेफिनेशन में आप देखोगे इसका तंत बहुत ज्यादा मैचिंग होगा आपको डेफिनेशन में भी, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, एकदम अच्छे से, यस परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। तो देखिए लिख लिया क्या आपने सर, ऑडिटिंग पहले तो एग्जामिनेशन है, क्या है सर, एग्जामिनेशन है, पहले तो एग्जामिनेशन है, किसका है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। अरे वाह, एक सेकंड बस टाइम लूंगा सर, चलो इतना कंप्लीट कर लेता हूं। एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं जो अंडरलाइन करके दे रहा हूं देखो, एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, इंडिपेंडेंट पर्सन है,
कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे सर। एंड किसके लिए? ओपिनियन के नीचे अंडरलाइन कर लेना एंड ट्रू एंड फेयर के नीचे अंडरलाइन कर लेना। पहले तो मैं बहुत शॉर्ट में लिखा के दिया, उसमें भी अंडरलाइन करा के दे रहा हूं, मतलब अहमियत समझो ये वर्डिंग्स की कितनी अहमियत है। समझे क्या रे? एब्सोल्युटली राइट। अभी मैं 1 सेकंड बस टाइम लूंगा। देखो अभी एक स्टूडेंट का सर, बस अभी ऑडिट का पेपर चल रहा है ना, अभी जुलाई के एग्जाम का बस खत्म ही हुआ सर, 5 बज गए, 5:15 बज गए सर। एंड स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया व्हाट्सएप पे, नाइस पेपर सर, अमेजिंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अब बस बात करूंगा क्लास के बाद तो मजा आ जाएगा, कैसा पेपर है क्या है देखेंगे तो मजा आ जाएगा। एंड आपका भी ऐसा रिस्पॉन्स तुरंत, देखो 5 बजे पेपर होने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है यार, आई एम सो हैप्पी। चलो, सो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय इन्वेस्टर। आई लोग लिख रहे हो ना, लिख लिया क्या? लिखने के बाद फटाफट मुझे बताओगे चैट बॉक्स में कि डन सर, हो गया करके बोलो। appointed by investors or shareholders to provide an opinion whether the financial information is true and fair। सही है क्या? इतना पॉइंट लिख लिया क्या? बोलो जी। चलो सर, आई होप आपका लिखे हो गया होगा। हो गया ना जी? बोलो ना जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, अभी मुझे काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको सर। चलो 1 सेकंड के लिए आपका लिखे हो गया तो मुझे डन करके बताना फटाफट। डन, वेरी वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी सर आगे बस आपके है ना, आईसीआई के मॉडल में एक चीज नहीं दिया हुआ है जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसलिए कि सर एग्जैक्टली ऑडिट कहां से आया। क्या बोला मैंने? ये एग्जैक्टली ऑडिट कहां से आया सर? कौन ऐसा बंदा था जिसने इन्वेंट किया कि भाई ऑडिट करना जरूरी है? एंड सर इसके एडवांटेजेस वगैरह क्या है, एग्जैक्टली ऑडिट क्या है, उसका मीनिंग तो समझ लिए सर कि एक एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले तो एक हेडिंग दे दो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये एकदम शॉर्ट में लिखूंगा, वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वो चीजें हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं दी है, जो आपने लिखनी नोट्स में जरूरी है। ठीक है क्या? मेरे साथ लिखोगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड एकदम शॉर्ट में लिखना है। रामायण महाभारत नहीं लिखना है हमने, हमने बस वो लिखना है कि रिवीजन के टाइम हमें समझते आना चाहिए कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नीचे अंडरलाइन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे अंडरलाइन, एंड ये अंडरलाइन के नीचे लिखोगे ये क्या है। दिस इज द इंफॉर्मेशन which is recorded in the books of accounts and presented through। इसके नीचे कुछ अंडरलाइन देने का जरूरत नहीं है, हम इधर ही लिख लेंगे प्रेजेंटेड थ्रू, थ्रू के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर लेना, ऐसे एरो दिखा देना। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रेजेंटेड थ्रू, क्या सर? प्रेजेंटेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें कवर होती है, हमें कल भी पता था, आज भी सर पता है, एंड अकाउंट्स में भी हमने पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर मेरा आता है बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद में सर नोट्स टू अकाउंट्स। एंड जब मैं नोट्स टू अकाउंट्स बोलता है बच्चा, तो नोट्स टू अकाउंट्स में इंक्लूडिंग व्हाट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट रहता है, सही है ना? इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सही है। एंड नेक्स्ट वन आता है सर आपका लास्ट में सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चाहे तो फुल फॉर्म लिख देना इसका, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन केस ऑफ इंडेस, ब्रैकेट में इंडेस लिख लेना सिर्फ कि इंडेस के केस में सर ये सिनारियो होगा, इंडेस। ठीक है क्या? चलो ये भी हो गया तो फटाफट से डन बोलो सर।
आज थोड़ा पार्ट लिखा के दे रहा हूं, बोर नहीं होना बिल्कुल भी जिंदगी में। देखो सर, आप कष्ट करोगे, मैं कष्ट करूंगा आपके साथ, दोनों का कष्ट मिला के सर मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा, इसकी गारंटी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है सर? एक ऐसा इंफॉर्मेशन है, कल डिस्कस किए थे, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रेजेंट करेंगे थ्रू व्हाट बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंट करेंगे थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंट करेंगे थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट है, P&L है, कैश फ्लो है, नोट्स टू अकाउंट्स है, एंड एज वेल एज सर इंडेक्स का रहेगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है। अभी ये लिखा के दूं क्या कि बैलेंस शीट एज ऑन डेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड होता है, नोट्स टू अकाउंट्स उन सबका सर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स है। एंड सो की माने सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी जो हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है, जो उसका पूरा की पूरा सर नेटवर्थ है बिजनेस का, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, समझ रहे हो क्या? यस सर, डन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो जी, अभी ध्यान देना एकदम अच्छे से, नया पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना कि सर ये ऑडिट का हिस्ट्री क्या है, ये ऑडिट का हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ ऑडिट, इतना बस टाइटल दे देना पहले, हिस्ट्री ऑफ ऑडिट। ये भी आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट आपको बस ज्ञान के लिए बता रहा हूं, ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री कहा क्या है सर, इसलिए एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा हिस्ट्री पे वगैरह, बट सर सिर्फ पता होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं। तो सर पढ़ाओ मत ना, ऐसी कोई चीज है जो एग्जाम में नहीं आएगी बेटा, पहले ही बोल रहा हूं। मेरा वैसे नहीं है कि भाई जो सिर्फ एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करा के दूं, आई डोंट वांट दैट, बिकॉज उससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, भले ही आपको 90 मार्क्स मिले, बट जैसे ही आर्टिकलशिप में जाओगे फेस करोगे प्रॉब्लम। आर्टिकलशिप के बाद जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट में प्रैक्टिस करोगे, हेल्प फेस करोगे बहुत चीजें। सर प्रैक्टिस नहीं करना है, जॉब करना है, भाई जॉब में भी जरूरत पड़ेगी ना, तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड विथ योर नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड एग्जाम की गारंटी मैं देता हूं ना आपको। एग्जाम का क्यों टेंशन लेते हो, मैं एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपरेशन करा के दूंगा, फुल फ्लेश प्रिपरेशन करा के दूंगा। क्यों? क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कशन करने वाले एग्जाम के हिसाब से ही, क्यों हम चार्ट्स वगैरह बनाए एग्जाम के हिसाब से ही, क्यों कीवर्ड्स को हाईलाइट किए हैं एग्जाम के हिसाब से। सो एवरीथिंग इज देयर, डोंट वरी एट ऑल। हिस्ट्री ऑफ ऑडिट, चलो सर जी मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा, एकदम पहले अच्छे से ध्यान दो। सर क्या हुआ था देखो, एकदम शॉर्ट में बताऊं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सो डोंट वरी। सर 1857 में एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था, क्या पता है आपको? सर नाम तो सुना है, कुछ ना कुछ तो था सर ऐसा। 1857 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था बेटा, वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था जिसने पहली बार सर एनुअल ऑडिट का प्रोविजन लाया। वाओ सर, वेरी वेरी गुड। 1857 में सर एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ने सर पहली बार है ना एनुअल ऑडिट का प्रोविजन लाया। एनुअल ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एनुअल ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अभी देखो सर जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ने क्यों एनुअल ऑडिट लाया? सिंपल सी बात है सर, जो प्रॉब्लम्स हम कल देखे ना वही प्रॉब्लम सर सबको पता लगने लगे, एंड सर दैट इज वन ऑफ द थिंग। ये तो मैं सिर्फ एनुअल ऑडिट की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर एक ऑडिट का कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंशियल्स के लिए बात नहीं करता, हमने कल बात करी थी कि ऑडिट माने एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन सर दो पर्सपेक्टिव से होगा, क्या आपको याद है क्या? एक ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से एंड एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। क्या सही है क्या बेटा? एक ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, सही है। अभी सर ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से होगा मतलब बिजनेस ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए ऑडिट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली यस। एंड सेकंड सर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से होगा मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे कि क्या ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, एब्सोल्युटली यस सर। तो सर ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसका हमने अभी बात किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये जो ऑडिटिंग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग सर जो होता है ऑपरेशनल ऑडिट, जो ऑपरेशंस के बारे में बात करेगा, प्लस कुछ हद तक सर फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करेगा, वो हम देखेंगे आगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। एंड सर एक और एक चीज देखा था कि कहीं कहीं सर फाइनेंशियल ऑडिट में भी, जब फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें तभी भी सर कभी कभी हमें वो कंपनी के कुछ एक्टिविटीज ऑपरेशंस के बारे में सोचना पड़ता है, कि उनके प्रोसेसेस के बारे में सोचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो दोनों इसमें ना एक दूसरे का सर थोड़ा थोड़ा पॉइंट आएगा, बट क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक ऑपरेशंस के बारे में इंटरनल ऑडिट, एंड सेकेंड थिंग सर मेजर मेरा फाइनेंशियल ऑडिट, सही है। अभी जब सर 1857 में पहली बार है ना जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ने एनुअल ऑडिट का प्रोविजन इंट्रोड्यूस तो किया था, बट सर ये ऑप्शनल रखा था, बोले जिनकी इच्छा है ना वो चीजें करना, वो लोग ये करेंगे सर। ये क्या था वहां पे? ऑप्शनल था, बट ऑप्शनल था, बट क्या था सर? ऑप्शनल था, बट इट वॉज ऑप्शनल,
आप चाहो तो मेरे साथ लिख लो बेटा, ठीक है ना, बट इट वॉज ऑप्शनल, बट इट वॉज ऑप्शनल। सर फिर बाद में पता लगा कि ऑप्शनल है तो सिर्फ वही जो इज्जतदार लोग हैं मतलब जिनको सर कुछ अहमियत समझ रही है ऑडिट की, वही लोग तो सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हैं, बट बाकी ऐसे सारी कंपनीज है सर जो इनको फॉलो ही नहीं कर रही। फिर सर जो बंदा इसको फॉलो नहीं करेगा मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ खोट होना, सही है ना। एंड सर बिजनेस ग्रोथ इतना हो रहा है, इतनी सारी चीजें बढ़ रही है, तो सर अराउंड 40 एक साल के बाद है ना, 40-45 साल के बाद सर 1913 में इनको ध्यान में आया कि नहीं यार ये ऑप्शनल रख के कुछ मतलब नहीं है, इसको हमने ना सर मैंडेटरी करना पड़ेगा। तो 1913 में सर कंपनीज एक्ट जो था उसने सर क्या किया, इसको मैंडेटरी कर दिया। 1913 में जो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स आए, इट मेड इट व्हाट, मैंडेटरी, मेड इट कंपल्सरी और मैंडेटरी, ठीक है। फिर 1913 में बेटा कंपनीज एक्ट ने ना उसको कंपल्सरी कर दिया, बोले अभी एनुअल ऑडिट तो करना है एंड सर इसको कंपल्सरी भी करना है, इसको कंपल्सरी करना है। मतलब हर एक कंपनी ने किसको कंपल्सरी किया सर, कंपनीज को। कंपनीज एक्ट था ना बेटा, तो कंपनीज को कंपल्सरी किया, मेड इट कंपल्सरी टू दी कंपनीज। एंड कंपनीज बोला मतलब कौन से कंपनीज आते हैं बेटा, बोलोगे मुझे प्लीज, बहुत बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। कंपनीज बोला मतलब कौन से कंपनीज आएंगे बेटा, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड भी रहेंगे सर, एंड फिर वो पब्लिक भी रहेंगे सर, फिर वो पब्लिक भी रहेंगे, यस एब्सोल्युटली सर। तो सर कंपनीज को वो मैंडेटरी कर दिया 1913 में, ठीक है क्या सर। बट देखो अभी 1913 में मैंडेटरी किया, सिर्फ इतनी बात हुई कि ऑडिट करवाना है, ये मैंडेटरी है, बट ये नहीं बोला कि वो ऑडिट करने वाला बंदा कैसा होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा ये बातें 1913 में नहीं बोली। फिर उनको पता लगा कि भाई ये अपने भाई के बेटे से, चाचा के भतीजे, कोई जो 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 जो, जो रिलेशन से नजदीक के, उनमें से उनसे करवा के ले रहा है भैया, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। फिर उनसे करवा के लेने से मतलब क्या बनता हमारा मैंडेटरी करने का, कंपलसरी करने का मतलब क्या बनता, वो तो अपने भाई से, भतीजे से, किसी से तो करवा के लेगा सर, कोई सेंस नहीं है इसमें। तो इसमें सर इसको हमने कोई ना कोई ऐसा रूल्स देना चाहिए कि यही बंदा है जो जिसका ये क्वालिफिकेशन हुआ, जो ऐसा बंदा है जिसका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं, वैसा ही बंदा ऑडिट करेगा। एंड इसीलिए 1956 में क्या सर, 1956 में इसको ना एक नया रूप दिया सर। 1956 में इसको एक नया रूप दिया बेटा कि ये जो ऑडिट है ना, इसमें दो रिक्वायरमेंट्स कर दी, टू रिक्वायरमेंट्स, दो रिक्वायरमेंट्स कर दी। कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स, मैंने बस अभी आपको बताया सर। एक रिक्वायरमेंट दिया इन्होंने इंडिपेंडेंस का, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट दिया प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। एंड बोलो जी सर ये क्वालिफिकेशन कौन सा होता है, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट विल परफॉर्म द ऑडिट। क्या मजा है सर, मतलब 1857 में सिलसिला शुरू हुआ सर एनुअल ऑडिट का, ऑप्शनल बनाया, ऑप्शनल वाले को 1913 में कंपलसरी कर दिया। एंड कंपलसरी करने के बाद इनको पता लगा कि भाई सिर्फ कंपनीज को कंपलसरी करके मतलब नहीं है, ये ऑडिट जो बंदा परफॉर्म करेगा ना, वो बंदा ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ तो क्वालिफिकेशन है, जिसको कुछ ना कुछ तो अक्ल है। बीकॉम वाला बंदा नहीं कर पाएगा सर, जो 10वीं का बंदा है वो नहीं कर पाएगा, उसका प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन देना जरूरी था, एंड इंडिपेंडेंस लाना जरूरी था। एंड दैट इज द रीजन। इंडिपेंडेंस क्या होता है हम देखेंगे। इंडिपेंडेंस हमने कल एक बेसिक मीनिंग देखा था सर। इंडिपेंडेंस माने क्या, इंडिपेंडेंस माने क्या, जिसका कोई सर ताल्लुक नहीं है उस कंपनी से, ना ही उस कंपनी के ओनर्स से, समझे, परफेक्ट। तो सर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया, यू नो व्हाट इज दैट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, दैट इज व्हाट योर सीए, ठीक है सर। अभी देखो 1956 तक तो ना आपको ऐसे लग रहा होगा कि ऑडिट में बहुत अच्छी चीजें आ गई, ठीक है ना, यस एब्सोल्युटली सर। यहां तक पूरा सर सेट था, यहां तक पूरा सेट था सर 1956 तक। फिर सर हंगामा मच गया था ऑडिट के रिगार्डिंग। अभी सर कुछ नए नए जो ऑडिट्स है ना, वो अलग अलग टाइप के ऑडिट्स है, बिकॉज यहाँ पे एक फाइनेंशियल ऑडिट की बात हो रही थी, ऑपरेशनल ऑडिट की बात हो रही थी, बट सर एक मेजर जो नई नई चीजें है ना, वो सर यहाँ पे आई। जैसे कि 1965 में एक नया ऑडिट लाया, कॉस्ट ऑडिट। अभी ये क्या होता है ये हम देखेंगे, अभी बस नाम दे देना बेटा इधर कॉस्ट ऑडिट, जिसमें रेफरेंस दे देना सेक्शन 148।
ठीक है, सिर्फ रेफरेंस दोगे मेरे लिए, ये हम पढ़ने वाले हैं, हमें बहुत जरूरी है ये प्रिंसिपल, ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, सेक्शन बहुत जरूरी है, जो कंपनी ऑडिट के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो 1965 में बेटा एक नया प्रिंसिपल लाया था, कॉस्ट ऑडिट। बस आपको एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना है अभी, इसलिए बोल रहा हूं कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है। तो देखो बेटा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सर उनका प्रोडक्शन का डेटा क्या है क्या नहीं है, प्रोडक्शन होता सर उधर, तो ये प्रोडक्शन का सर कितना कॉस्ट है, इसमें अलग अलग कॉस्ट रहेंगे। आपने कॉस्टिंग पढ़ा है ना बेटा, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है क्या, क्लासेस किए क्या कॉस्टिंग के, अगर नहीं किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ोगे कॉस्टिंग में कि सर इसमें रहता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, तो बेसिक मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद में लेबर कॉस्ट, उसके बाद में सर ओवरहेड्स, सही है ना, ये चैप्टर्स भी आपके कॉस्टिंग में सब्जेक्ट में। सर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के बाद सर आपका इसमें अगेन बाइफर्केशन आता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, सही है ना सर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सर ये अलग अलग हिसाब से ना प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, एंड ये रिकॉर्ड्स के भी ऑडिट करा के लेने सेपरेटली। जो ऑडिट करवाता है कौन, सीए नहीं करवाता है बेटा, ये किया जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिस आपको पता रहेगा सीएमए का प्रोफेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन है सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको आपको प्रोफेशन पता है सीएमए। सिर्फ सीएमए लोग हैं जो ये कॉस्ट ऑडिट कर पाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना बढ़ रहा है ना बेटा, सही है। तो कॉस्ट ऑडिट सर यहाँ पे सिलसिला आया है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑडिट कब लाया, 1965 में। फिर सर आपने देखा है इनकम टैक्स का ऑडिट्स है, इनकम टैक्स के ऑडिट्स वगैरह है, तो वो सब आए थे सर 1984 में। फिर टैक्स ऑडिट रहने दो, टैक्स ऑडिट है। उसके बाद में सर आपके हाउसिंग सोसाइटीज रहते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, उसका ऑडिट है सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट। फिर पहले के जमाने में सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट, पहले के जमाने में सर आपको पता है जीएसटी के पहले वैट था, है ना, नहीं पता रहेगा तो जाने दो। तो सर जीएसटी के पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वैट था, तो उसके सर जो ऑडिट्स होते थे वो इधर आते थे। 1984 में ये नई चीजें लाई गई थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए तो बस ये 1965 ये भी जरूरी है हमारे लिए, बट इतना ज्यादा नहीं आप ही के लिए, ठीक है। चलो ये बस बेसिक पार्ट में कवर कर रहा हूं, इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे लास्ट मतलब मेजर पॉइंट्स पे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट देख लो सर 2013, ये वो ईयर था बेटा जहां पे कंपनीज एक्ट में मेजर चेंजेस हुए। कंपनीज एक्ट नया आया 2013 का, इतना मेजर चेंज कर दिया 1956 से लेके यहाँ पे सर कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ऑडिट में इंट्रोड्यूस की गई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए लिख के ले लेना, रोटेशंस का प्रिंसिपल, सेक्शन नंबर रेफरेंस दे रहा हूं बस, सेक्शन 139 इन ब्रैकेट 2 सबसेक्शन 2, इसको बोले सर रोटेशन ऑफ ऑडिटर। बस लिख के लो, ये पढ़ने वाले कंपनी ऑडिट में, अभी बस लिख के ले लो ताकि बाद में फिर से अपडेट करना नहीं पड़े। रोटेशन ऑफ ऑडिटर। एंड उसके बाद में और एक मेजर, ऐसे तो काफी सारे चेंजेस थे बट 2-3 चीजें मेजर लिख के ले लो, 2 चीजें लिख के ले लो, नहीं तो 3 चीजें लिख के ले लो। एलएलपी करके एक नया इंट्रोड्यूस किया था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो एलएलपी कैन एक्ट एज एन ऑडिटर। क्या है सर ये एलएलपी कैन एक्ट एज एन ऑडिटर, बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड और एक लिख के ले लो एग्जांपल्स के लिए, एग्जांपल्स मेजर चेंजेस के एग्जांपल्स, मेजर न्यू प्रोविजंस, नए प्रोविजंस लाए थे सर, उसके एग्जाम्पल दिया मैंने। पहला एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रिंसिपल लाया था जो बहुत ज्यादा जरूरी था। इसकी अहमियत आपको तब समझेगी जब हम ये प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ेंगे। एलएलपी ऑडिटर करके एक्ट करेगा सर, ये सा एक नया चीज लाया गया था। एंड उसके बाद में और एक चीज था सर कि सेक्शन 144, ये ऐसा है कि ऑडिटर कैन नॉट रेंडर सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज। मतलब तू ऑडिट कर रहा है ना किसी कंपनी का, तो तू और कोई सर स्पेसिफाइड 8-10 सर्विसेज दी है, वो सर्विसेज तू प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो स्पेसिफाइड सर्विसेज नॉट टू बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर, वो नया सर चीज लाया था कंपनीज एक्ट 2013 ने। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें थी सर जहां पे अमेंडमेंट्स वगैरह हुए थे, नई चीजें आई थी, बट सर ये 3 मेजर चीजें मैंने एग्जाम्पल करके आपको दी थी, ठीक है। ये है सर ऑडिट का सिस्टम, ऑडिट का हिस्ट्री, समझा आपको। फटाफट से एक बार देख लो, बस ज्ञान के लिए है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको एक थॉट प्रोसेस पता होना चाहिए। आपको बस पता होना चाहिए कि सर कहाँ से सिलसिला चलता आ रहा है। 1857 में सर सबसे पहले आया था, वहां पे ऑप्शनल कर दिया था इसको,
ठीक है। उसके बाद में सर 1913 में उसको मैंडेटरी कर दिया, बट समझा कि भाई ये करने वाला, परफॉर्म करने वाला वैसा बंदा है ना, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन दिया, बोला कि वो बंदे का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना है, मानी इंडिपेंडेंस होने की जरूरत है। ये दो मेजर रिक्वायरमेंट्स 1956 में दे दी। एंड 1956 के बाद सर सिलसिला चल रहा था 2013 तक, बीच में कॉस्ट ऑडिट आया, टैक्स ऑडिट आया, वो ठीक है, बट 2013 में सर मेजर चेंजेस हुए, नया कंपनीज एक्ट 2013 आया, एंड उसमें सर मेजर नई नई चेंजेस लागे एंड अमेंडमेंट्स किए सर। एंड जो 3 मेजर चीजें थी जो मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया, पहला चीज था रोटेशन ऑफ ऑडिटर। बस समझ लो क्या है ये रोटेशन का मीनिंग, क्या होता है उतना समझ लो, इसका एक्चुअल प्रिंसिपल्स वगैरह है ना बाद में पढ़ेंगे, बस अभी के आपके दिमाग में कुछ ऐसा है ना, लूपहोल नहीं रहना चाहिए, इसलिए बेसिक मीनिंग समझा रहा हूं। रोटेशन माने क्या बोले, 2013 के पहले क्या था, एक बार कोई बंदा कंपनी का ऑडिट कर रहा है, एग्जामिनेशन कर रहा है, हर साल एग्जामिनेशन करेगा, अभी वही बंदा कितने ही सालों तक सर एग्जामिनेशन कर पाएगा? अरे मुझे बोलो, मैंने आपका कंपनी, मान लो आपका कंपनी है, आपके कंपनी में ऑडिट करने के लिए मैं आया था इस साल, अगले साल भी मुझे ही बुलाया, उसके नेक्स्ट ईयर भी, थर्ड ईयर भी मैं ही, फोर्थ ईयर भी मैं ही। सर जैसे जैसे मैं आपके कंपनी का ऑडिट करता जाऊंगा, आपके साथ, आपके कंपनी के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, सही है ना? तो सर मेरा जो रिलेशनशिप है ना आपके कंपनी के साथ, वो बहुत अच्छा बैठने लगेगा सर। एंड एक टाइम के बाद सर मुझे बताओ, अगर हमारा रिश्ता इतना अच्छा हो गया कंपनी का और मेरा, तो इन दैट केस क्या होगा सर? इन दैट केस क्या होगा, अगर कुछ गलती भी रही, अगर कुछ फ्रॉड भी किया है, तो सेटलमेंट होने का पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? फिर इंडिपेंडेंस की जो सर बैंड बज जाएगी 1956 में जिसकी रिक्वायरमेंट दी, उसकी तो बैंड बज जाएगी सर। किस बात का इंडिपेंडेंस रहेगा कुछ समय के बाद? बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं सर, सही है क्या नहीं? यस सर नो, बोलो मुझे। अरे वाह, एक बार ऑडिट कर रहे हैं, दूसरे बार आया, तीसरे बार आया, अरे हर बार यही बंदा आ रहा है। फिर एक टाइम ऐसे आया कि वो मस्त डायरेक्टर के केबिन में जाके बैठ रहा है, एमडी के केबिन में, मस्त समोसा वड़ा पाव जो खाना है वो खा रहे हैं मस्त बढ़िया से, है ना? मैकडी से कुछ मंगाया है, तो जोमेटो से कुछ मंगाया, जोमेटो का आईपीओ ना आज लास्ट डे, तो जोमेटो से कुछ मंगाया, तो सर ये इतना मजा कर रहे हैं सर ये लोग, एंड ऑडिट तो चल रहा है अपना। एंड फिर वैसे ही उसका एक बंदा आया मैनेजर मस्त मजे कर रहा है केबिन में बैठ के, तो उसका एक बंदा आया मैनेजर का जो ऑडिट कर रहा था हैंडल, उसका ऑडिट टीम का मेंबर एक आ गया, उसकी टीम रहेगी ना ऑब्वियस है, कुछ कुछ मेंबर्स रहेंगे सर, वो अकेला थोड़ी ऑडिट करेगा, छोटी कंपनी नहीं, मान लो बड़ी कंपनी है तो एक बंदा नहीं कर सकता। उसका टीम मेंबर में से एक आर्टिकल आया, आर्टिकल असिस्टेंट, जो आप बनोगे कुछ समय में, तो सर वो एक बंदा आया, वो बोला कि सर जी यहाँ पे कुछ झोल मिला, ये मैच नहीं हो रहा है, तो वो एमडी के सामने बैठा है, मस्त खा पी रहे वहां पे, तो क्या सर क्या होने वाला है उस झोल को बोलो मुझे, सिंपल सी बात है यार। वो बोल देगा ठीक है रख तू वो साइड को, ऐसे हो गए, कितनी सारी गलतियां मिली, फिर ऐसा कोई तो फ्रॉड मिल गया, फिर रख दिया उसको साइड को, क्योंकि एमडी सामने बैठा है और एमडी बोल रहा है भाई तुम टेंशन मत लो, हम कर लेंगे वो मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे। अब ये भी वो उसी के पैसे का सब कुछ खा पी रहा है वहां पे, मजे कर रहा है, और सब सेटलमेंट होने के बाद क्या है, ये झोल हो सकता है सर। एंड ये समझा 2013 में कंपनीज एक्ट ने, देखो कितना समय लग गया। एंड ये समय के बाद फिर बोले कि भाई एक बंदा अगर ऑडिट करना शुरू किया तो वो ऑडिट कुछ समय तक ही कर पाएगा, उसके बाद उसकी छुट्टी, उसके बाद उसकी छुट्टी, कुछ ईयर्स के लिए उसकी छुट्टी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए आज सर शुरुआत की, मानो 1 साल के लिए मैंने अभी ऑडिट किया, ये फर्स्ट ईयर है सर जिसके लिए मैं ऑडिट करना जा रहा हूं, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए मैंने ऑडिट किया, ठीक है सर चलेगा बोल रहे, दूसरे ईयर के लिए चलेगा बोल रहे, तीसरे ईयर के लिए भी चलेगा बोल रहे, चौथे ईयर के लिए भी चलेगा बोल रहे, फिफ्थ ईयर के लिए भी चलेगा बोल रहे, बट मैं अकेला बंदा हूं, इंडिविजुअल हूं, तो नहीं चलेगा, अभी इसके बाद में नहीं चलेगा। अभी 5 साल की छुट्टी ले बोले तू, अभी 5 साल उसके कंपनी के तरफ देखना भी मत, ढूंढ के, कुछ लेना देना नहीं तेरा उसका कंपनी का, तू ऑडिट ही नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, 5 साल तक तो कुछ नहीं चला, 5 साल में रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, आजकल तो 1 दिन में 10 दिन में, क्या सर कब रिलेशन बिल्डअप हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो 5 साल की तो मोहलत दे दी ना इसने, बहुत ज्यादा हो गए 5 साल सर, हाँ बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है बट दिया ना सर, कुछ ना कुछ तो लाया। 5 साल के बाद सर वो बोले कि और 5 साल की छुट्टी ले लेना, फिर बाद में करना, फिर से 5 साल होने के बाद 5 साल की छुट्टी लेना, फिर से 5 साल की छुट्टी के बाद 5 साल, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। बोले वाह सर, कहीं के केस में ये 10 साल भी है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको एक बेसिक प्रिंसिपल समझ गया 2013 ने क्या किया। बोले एक जो बंदा है ना जो एग्जामिनेशन करना जा रहा है, उसका पर्पस क्या था कि भैया ट्रू एंड फेयर है या नहीं, इंडिपेंडेंटली बोलना है,
किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं बोलना है, नो इन्फ्लुएंस। बट सर ये 5 साल उसको इतने साल बिठा दिए उसके सामने, तो वो तो इन्फ्लुएंस होने ही वाला है, उसका घरगुती संबंध बन गया, शादी तय हो रही बच्चों बच्चों में उनके, तो फिर क्या होगा सर, नहीं चलेगा सर ऐसा, समझ गए। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का ये प्रिंसिपल रहा है कि ऑडिटर को रोटेट करो माने चेंज करो, एक ऑडिटर दूसरा आ गया, दूसरा ऑडिटर गया, तीसरा आ गया, समझ रहे हो, तो रोटेट करो ऑडिटर को, ठीक है क्या, यस सर नो, अरे बोलो ना, बोले क्या, बोलते नहीं हो, यस सर। देन एलएलपी करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। पहले तो सर 2 ही बंदे ऑडिट कर सकते थे, अच्छे से ध्यान देना प्लीज। ऑडिटर कैन बी 2013 के पहले इंडिविजुअल बंदा जो सीए है ना, जिसका प्रैक्टिस है, वो बंदा ऑडिट कर सकता था। उसके बाद में सर किसी ने पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, वो पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर सकती थी सर, मतलब उसके पार्टनर्स ही करेंगे ऑब्वियसली, बट एज अ एंटिटी करके पार्टनरशिप फर्म था। बट सर एक नया प्रिंसिपल लाया था, एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया था, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पता है आपको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एब्सोल्युटली पता ही होना चाहिए, लॉ का सब्जेक्ट पढ़े हो ना पहले ग्रुप में। एलएलपी कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर, दोनों को साथ में ले लिया, कंपनी और पार्टनरशिप। तो ये जो चीज बोला ना सर 2013 के पहले, ये जो 2 चीजें थी ना, ये दो बंदे ऑडिट कर सकते थे, एक तो इंडिविजुअल कर सकता था अपने खुद के नाम पे, नहीं तो पार्टनरशिप फर्म कर सकता था उसके पार्टनर्स के थ्रू, सही है। बट 2013 में बोले कि एलएलपी अगर कुछ रहेगा तो सीए फर्म एलएलपी भी हो सकता बोले, और एलएलपी करके भी आप सीए फर्म को है ना एस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म नहीं करना और आपको कंपनी जैसा थोड़े थोड़े फीचर्स चाहिए लिमिटेड लायबिलिटी वाले, तो आप एलएलपी कर लो, एलएलपी के थ्रू सर आप ऑडिट कर पाओगे। ये 2013 में लाया, ये 2013 में आया, ठीक है। एंड वैसे ही सर और एक चीज था, सेक्शन 144, मतलब क्या बोले कि तू ऑडिट कर रहा है ना, मान लो तू एक कंपनी को ऑडिट कर रही है, एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसके लिए आप ऑडिटर हो। ये देखो, ये ढोकला है जो ऑडिट करने जा रहा है, ठीक है। अभी क्या बोला, तो इसका ऑडिट किसके क्या ऑडिट कर रहा है सर, तो इसका फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है। कौन सा ऑडिट कर रहा है सर, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है। कौन सा ऑडिट कर रहा है बेटा, फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा है। अभी फाइनेंशियल ऑडिट करना है मतलब इसको क्या करना है सर, अगेन आ जाओ हमारे डेफिनेशन पे, मीनिंग पे, कि सर फाइनेंशियल ऑडिट करना है मतलब इसको ओपिनियन देना है कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, एंड इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देना है। अभी ध्यान दो, अगर बोला भाई कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने का काम ही ये बंदा करता है, इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने का काम ही ये बंदा करता है, ये बंदा ही इनका है ना अकाउंट्स काम बना के देता है सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन बनाता है, ये बंदा ही बनाता है। उसके बाद में सर इनका टैक्सेशन के रिटर्न्स भी सर यही बंदा भरता है, इनके बिजनेस के प्रोसेसेस भी यही बंदा सर सेट करता है, इनको है ना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहाँ करने ये भी सर्विसेज यही बंदा देता है। ओ सर ये क्या हो रहा है सिलसिला, मतलब जो बंदे ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, अकाउंटिंग किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने मतलब सर अकाउंटिंग किया, जो बंदे ने अकाउंटिंग किया वही बंदा उसी अकाउंटिंग का ऑडिट कर रहा है। मुझे बोलो क्या सही लग रहा है आपको, यस और नो। अरे आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा सर। मुझे बोलो सिंपल सी बात है यार, जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उस कंपनी का, वही बंदा बोल रहा है कि भाई मैं ही फाइनेंशियल ऑडिट करूंगा। क्या सिंसियर है, क्या है सर, सेंस है क्या इसमें, क्या फालतू बात है सर, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। ये फालतू बात जो है ना ये समझ में आ गई सेक्शन 144 में। सेक्शन 144 बोला भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बंदा ऑडिट करके काम कर रहा है ना, जो बंदा ऑडिट कर रहा है उस कंपनी का, अभी इसमें और भी चीजें आती है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, नहीं चलेगा सर। जो बंदा इसका ऑडिट कर रहा है वो कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है, जो कुछ स्पेसिफाइड नेचर ऑफ सर्विसेज है जो सेक्शन में बोली हुई है, नेचर ऑफ सर्विसेज है जो सेक्शन में बोली हुई है, विच कैन नॉट बी एज पर, कौन सा सेक्शन बोला मैंने, सेक्शन 144। अभी से मेरे साथ बोलने लगोगे ना सेक्शन नंबर तो याद हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। एग्जामिनेशन में तो सेक्शन नंबर की जरूरत नहीं होती है, हमने सबको पूछा, सबने हमको बताया कि कोई जरूरत नहीं सेक्शन नंबर की, बट मैं बोलूं कि आपको एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयार करके दूंगा नेचुरली सेक्शन नंबर्स के साथ, सभी नहीं, कुछ थोड़े जगह पे जहां पे जरूरत है,
ठीक है, ताकि आपका पेपर का प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाए, आपके पेपर के लैंग्वेज जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। दैट इज द रीजन मैं आपको तैयार करके दूंगा। तो अभी से मेरे साथ सिर्फ क्या करना है, जब भी मैं कुछ बातें करूंगा ना, जैसे सेक्शन नंबर वगैरह, आपने मेरे साथ बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना, एकदम जनरली नॉर्मली आपने बोलना है मेरे साथ कि सर ऐसी कोई स्पेसिफाइड नेचर ऑफ सर्विसेज है जो सेक्शन 144 में, बोलो जी सेक्शन 144 में, बोलो जी सेक्शन 144 में दी है, जो ये ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड टू दैट रिस्पेक्टिव कंपनी, और फिर उसके रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है, वो कौन से रिलेशनशिप होते हैं, क्या होता है, वो हम कवर करेंगे कंपनी ऑडिट के चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे सर सिलसिला था सर, ऐसी सब चीजें थी सर जो 2013 में इंट्रोड्यूस की। आर यू गाइस क्लियर? लिख के लिया क्या बेटा, बोलो मुझे, ये हिस्ट्री लिख के लिया आपने नोट्स में, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, सिर्फ आपके पर्पज के लिए, ये कोई नहीं बताता, प्लीज अच्छे से ध्यान रहना, आपको नॉलेज रहना जरूरी है भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने लिखा क्या, बोलो मुझे, या ये बाद में लिख के ले लेना, अगर नहीं लिखा है तो इतना स्पेस छोड़ देना, ये जो प्रोडक्शन वगैरह मैंने डायग्राम निकाला वो भी निकाल लेना, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। एंड उसके साथ सर ये जो बोला ना मैंने कुछ चीजें, ये वाले भी ना अच्छे से ये डायग्राम्स वगैरह बना लो नीचे के, ठीक है। क्लियर? डन बोलो मुझे, डन होने के बाद बोल दो डन, अभी लिख के ले लो, नहीं तो डन, अभी लिख के ले लो, नहीं तो बाद में लिख लेना, जगह छोड़ दो और डन बोल दो मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है अभी, ठीक है क्या। अभी हम शुरुआत करेंगे हमारे सिलेबस को पढ़ने के लिए। सीए इंटरमीडिएट में वेलकम है भैया जी, अभी आपका ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में, एंड अब मैं आपको मजे दिलाऊंगा, देखो ऑडिटिंग के, चलो चलो डन, वेरी गुड, आ जाओ बेटा मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, अभी अभी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट पार्ट है, अच्छे से ध्यान देना, 100% कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो जिंदगी में तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता देना, मैं एंटरटेन कर दूंगा, कितने सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड, बाकी कुछ नहीं, उसके ऊपर नहीं। ठीक है क्या, चलो जी, सर जी पढ़ रहे ऑडिटिंग को। अभी ऑडिटिंग के साथ मैंने जो एश्योरेंस वर्ड बोला था ना, उसका मीनिंग समझ लो बेटा। एश्योरेंस का सबसे पहले मीनिंग समझ लो, ये बताना आपको जरूरी है, ताकि आपको ये सब्जेक्ट का सर बोध हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट में क्या है। ऑडिटिंग माने समझ गए आपको। एश्योरेंस का सर अगर मैं ना नॉर्मल मीनिंग देखू, डिक्शनरी टाइप अगर मीनिंग देखू, तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कॉन्फिडेंट के साथ कुछ चीजें बोलना, कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली एक्सप्रेस द आउटपुट ऑफ वर्क, आउटपुट ऑफ वर्क परफॉर्म। मैं एकदम हमारे खुद के लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं बेटा, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंटली, पॉजिटिवली सर जो न काम किया ना उसका आउटपुट बताना, एक्सप्रेस करना, ये प्रोसेस है सर। एश्योरेंस मतलब मैं एश्योर कर रहा हूं, मैं एश्योर कर रहा हूं आपको कि ये चीज हुआ, तो ऐसा सर मैं आपको बताता हूं, मैंने जो काम किया मेरे बिहाफ पे सर, मैं मेरे काम के बेसिस पे मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ये एश्योरेंस हुआ। अभी एक चीज अच्छे से लिख के लेना, नीचे आपने ऑडिटिंग का जैसे लिखा था ना, चाहे तो ऑडिटिंग के आगे अगर आपने एश्योरेंस लिखा होगा तो उधर ही ये बस सिंपल मीनिंग लिख लेना, एंड वहां पे अगर नीचे जगह रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नीचे आ जाना और 2 टाइप लिखना इसके, ठीक है, 2 टाइप लिखना। अभी के लिए लिखा के दे रहा हूं मैं, अच्छे से ध्यान दो, मैं थोड़ा नोट्स को साइड के लेता हूं, मतलब आपको मैं अच्छे से लिखा के दूं तुरंत। एश्योरेंस में ना 2 टाइप लिख के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, प्लीज अच्छे से देखो जी। एश्योरेंस होते हैं 2 टाइप के, एक होता है सर मेरा रीजनेबल एश्योरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्या बातें हो रही है सर यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है। एश्योरेंस में 2 टाइप देखे सर, लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड दो मुझे, हाँ देखो जी, एश्योरेंस में 2 टाइप ऐसे बनाओ, एक लिखो ऊपर एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एंड एक नीचे लिखो रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। क्या बोला सर जी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है क्या।
एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस। लिख रहे हो आप मेरे साथ? एब्सोल्यूट माने विथ 100% कॉन्फिडेंट। एब्सोल्यूट माने 100% कॉन्फिडेंट। मतलब हमने कल कुछ एक वर्डिंग बताया था, क्या आपको याद है? 100% कॉन्फिडेंट माने सर ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट। बट सर ये जो है रीजनेबल एश्योरेंस मतलब विदाउट 100% कॉन्फिडेंस, विदाउट 100% कॉन्फिडेंस। सर ऑडिट में कौन सा रहेगा बताओ मुझे, चलो फटाफट से बताओ, ऑडिट में कौन सा रहेगा? अभी ये इतना आंसर आपको देते आना चाहिए। वाउ, ट्रू एंड फेयर। बोलो जी, एब्सोल्यूट रहेगा या रीजनेबल रहेगा बेटा? ऑडिट में जो हमने देखा, फाइनेंशियल ऑडिट में, क्या मेरा एब्सोल्यूट एश्योरेंस रहेगा या रीजनेबल एश्योरेंस रहेगा बेटा? हमारा रहेगा रीजनेबल एश्योरेंस। क्योंकि सर हमने कल ही रीजन देखा है इसका कि सर हम जो है वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल ही नहीं पाएंगे। वाई वी कैन नॉट से कि 100% ये चीज सही है? क्योंकि बेटा हमने कल ही देखा था कि ऑडिट कुछ ना कुछ सर ऐसे इनहेरेंट लिमिटेशन से जिससे बंधा हुआ है, जिससे बंधा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हम 100% कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर पाते। सही है क्या सर? एक आधा एग्जांपल दोगे मुझे प्लीज कल का, कि हम इसे कौन से लिमिटेशन से बंधे हुए? बेटा कल हमने एक बात करी थी, याद है आपको? 2 एग्जांपल्स दिए थे कल मैंने आपको, वैसा एक एग्जांपल दोगे मुझे? कोई भी 2 शॉर्ट एग्जांपल बोले थे मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में, क्या एक एग्जांपल दोगे मुझे? सर एक मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा? कि सर हमारे पास टाइम उतना नहीं है। क्या सर? टाइम उतना नहीं। याद करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने बोला भाई तू 100% दे कॉन्फिडेंस, चाहे तो सर तुझे मैं 1 करोड़ का फीस देता हूं। बोले सर तू मुझे 1 करोड़ का फीस मत दे, मैं तुझे चाहे तो चलो दे दे, तू 1 करोड़ दे दे, चल दे दे 1 करोड़, बट मैं तुझे 2 साल बाद ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, चलेगा? पागल है क्या? 2 साल बाद तो वो इन्वेस्टर लोग बैठ बजा देंगे मेरी, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। इतना टाइम मत लगाना, कुछ 4 महीने में देना पड़ेगा यार तुझे। एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगा कंपनी का दूसरे साल का भी, तो भी नहीं देगा बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो तुम्हारे पास है ना कुछ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम है, फिर सर उतने टाइम में तो नहीं होगा ना सर। तो इसीलिए मैं कुछ कुछ ही सर सैंपलिंग बेसिस पे मैं ऑडिट करता हूँ। सही है, सैंपलिंग बेसिस पे करता हूं। अब मुझे बताना सैंपलिंग बेसिस पे कौन बंदा है जो 100% कॉन्फिडेंस से बोलेगा? एब्सोल्युटली सर कोई बोल ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज द रीजन सर, ये इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हम क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। क्या सर? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। परफेक्ट, क्लियर, एब्सोल्युटली राइट। लिख लिया आपने एश्योरेंस वाले 2 टाइप्स, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंड रीजनेबल एश्योरेंस। क्या आप लोग सही है मेरे जगह पे? परफेक्ट। क्या बोलो मुझे, कंफर्म करो फटाफट से चैट बॉक्स में। आपका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है अभी सेशंस में। अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे तो मुझे कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर मैं कैसे बात करूं आपसे? मुझे आपसे बात करना है, समझते हो? यस सर, मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूं। आर यू देयर? बोलो ना मुझे, बोल ही नहीं रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो ठीक है, तो सर एक हुआ एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एक हुआ रीजनेबल एश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ सर। आई होप अभी तक एकदम क्लियर है आपको। यस परफेक्ट। तो मुझे ऑनलाइन क्यों नहीं दिख रहे कोई बच्चे? आप रिस्पॉन्स तो कर रहे हो बट ऑनलाइन में 0 दिख रहा है, तो इसे क्या हो रहा है पता नहीं क्यों। छोड़ो, अभी आ जाओ सर मेरे साथ। ये लिखने के बाद, ये इतना लिखा ना आपने 2 टाइप, ये लिखने के बाद मेरे साथ अभी हेडिंग देना, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। क्या? डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, इधर ही नीचे ले लो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। हेडिंग दो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। दिया क्या आपने? जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिखा के दूंगा, बाकी नोट्स में रहेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिखा के दूंगा, बाकी नोट्स में रहेंगे। टेंशन मत लो, सब चीजें लिखा के नहीं देने वाला, नहीं तो 400 घंटे का बैच बन जाएगा। ठीक है सर, ऑडिटिंग का डिफिनेशन क्या होता है? ऑडिटिंग माने क्या? सर हमने मीनिंग तो देख लिया ना,
एक बार फटाफट से मीनिंग पे आ जाओ, एक बार मेरे साथ बोलोगे। ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय whom investors or shareholders to provide an opinion whether the financial information is true and fair। तो मेजर चीजें, एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, इंडिपेंडेंट पर्सन ने करना है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा उसको, ओपिनियन देना है एंड बताना है ओपिनियन में कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। इतनी लगभग चीजें सर जो ऑडिटिंग में इंक्लूड होगी। अभी सर डेफिनेशन की तरफ आ जाओ मेरे साथ और लिखो मेरे साथ, पहले लिख लो फिर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज एनीवेज डिस्कशन में अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑडिट इज एन, पहले तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग लिखेंगे एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग के साथ आप है ना रेफरेंस भी दे दोगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने ना ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया हुआ है नोट्स में, बट ये नोट्स में जो इंक्लूड किया है ना उसके साथ भी एक बार फिर से लिख के ले लो। मैं नोट्स से ही आपको दिखाता हूँ, वही चीजें लिख के ले लो, नहीं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, चलो तो आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ लिखना, ठीक है। एन ऑडिट इज एन, लिखो जी, लिखो लिखो लिखो, एन ऑडिट इज एन एन इंडिपेंडेंट, पेज नंबर वगैरह नहीं, अभी नोट्स वगैरह मत देखो, मैं आपको दिखाऊंगा ना बाद में, आप लिख के ले लो पहले। ये नोट्स मुझे आपको देने हैं अभी तक ना, ये आपके मॉड्यूल में देख रहे होगे, स्टडी मॉड्यूल में, तो स्टडी मॉड्यूल में स्टार्टिंग ही इससे हुआ है आपका स्टडी मॉड्यूल शुरू ही इसी से होता है आईसीआई का। तो अगर आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल रहेगा तो वो भी ओपन करके बैठ सकते हो, बिकॉज मेरे नोट्स 100% उसी के बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बहुत समराइज और प्रॉपर बना के देता हूँ, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख के ले लो, जो आपने एश्योरेंस का लिखा ना दोनों टाइप्स, उसके नीचे लिख लेना ये डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये तो समझ गए आपको पहला वर्डिंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों बोला मैंने, जो हम ऊपर बोले थे ना एग्जामिनेशन है बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन दोनों को साथ में ले लिया। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी, of any entity comma whether profit oriented or not, whether profit oriented or not comma, सर ये तो बात हमने पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, irrespective of its size and nature, an audit is an independent examination of any entity, चाहे वो फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नहीं तो नहीं हो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, एंड उसके साइज एंड नेचर से भी सर फर्क नहीं पड़ता सर हमें, irrespective of its size and nature, ठीक है, irrespective of its size and nature, with a view, an examination conducted with a view to provide an opinion thereon, to express an opinion thereon, मैं बस चैट में देख रहा हूं, to express an opinion thereon, ठीक है। एक बार आ जाओ नोट्स में, यही लिखा है हमने, जो लिखा आप देखना है क्या आपको, तो देख लो, मैं नीचे जा रहा हूं। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, आपका लिखे होने के बाद बस मुझे डन बोलना, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and nature, conducted with a view to express an opinion thereon, परफेक्ट। चलो सर डन मिल गया मुझे, आ जाओ आगे आ जाओ। तो सर इसमें हमने क्या पढ़ा, ऑडिट सर एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है,
ये तो सर हमने पढ़ लिया, यस एब्सोल्युटली। बट सर ये कोई भी एंटिटी का हो, कोई भी एंटिटी हो, मतलब सिंपल बिजनेस एंटिटी हो सर, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक किराना शॉप है सर, मेरे गली के बाजू में, मेरे गली के वहां सर एक किराना शॉप है, किराना शॉप वाला बट बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस करता है, बिकॉज उसके पास सर बहुत सारे लोग काम के हैं सर, इतने ज्यादा लोग काम के, मान लो उसके यहाँ 20 एम्प्लॉयज है, अभी वो अकेला गल्ले पे बैठा हुआ रहता है, जिसमें 20 एम्प्लॉयज कुछ खा पी के आ रहे हैं अभी किराना शॉप है ना, तो किराना शॉप में तो खाने वाली चीजें तो खा पी के आ सकते हैं बीच में जाके किधर, तो भी इतना बड़ा शॉप रहेगा, तो सर हमें पता कैसे चलेगा अगर वो कुछ चोरी कर ले, कुछ क्या कर ले, कुछ को कर ले सर, कुछ झोल कर दे, कुछ सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत रिकॉर्ड कर दिया, क्या सर, कुछ कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो सकती, कुछ भी हो सकता है सर। तो क्या किराना शॉप वाला चाहेगा ऑडिट करवाना, तो ऑडिट हो सकता है उसका, यस, ऑफ एनी एंटिटी ना, किसी का भी ऑडिट हो सकता है, उसकी मर्जी। बट सर क्या मैंडेटरी है उसको ऑडिट करवाना? नहीं यार, इसको मैंडेटरी नहीं। मैंडेटरी किसको है सर? ओनली कंपनी, देखा ना हमने ऊपर हिस्ट्री में, ओनली कंपनी इज मैंडेटरी टू परफॉर्म विद दिस ऑडिट, समझे? ओनली कंपनी को सर मैंडेटरी है ऑडिट परफॉर्म करना, ओनली कंपनी। एंड सर कुछ एक स्पेसिफाइड नेचर ऑफ बिजनेसेस है, बिजनेसेस नहीं बोल सकता, स्पेसिफाइड नेचर ऑफ एंटिटीज है, जैसे कि सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, ठीक है, उसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो रजिस्टर्ड है, इन लोगों को अगेन सर उनके उनके रिस्पेक्टिव एक्ट है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक्ट है, ट्रस्ट का एक्ट है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, तो वो एक्ट्स उनको रिक्वायर करेंगे। तो सर कंपनीज एक्ट जो है ना, वो कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मैंडेटरी है ऑडिट करवाना, ठीक है। बट सर ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बाद में चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनको भी ऑडिट मैंडेटरी है, बट कौन रिक्वायर करता है? कंपनीज एक्ट नहीं सर, बिकॉज वो कंपनी तो है ही नहीं, बट सर ये रिक्वायर करता है उसके रिस्पेक्टिव एक्ट, जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट, सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट उसको रिक्वायर करता है। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, स्टेट वाइज एक्ट्स होते हैं, वो रिक्वायर करते हैं कि ऑडिट करवा के लेना पड़ेगा, तो उनका रिस्पेक्टिव एक्ट रहेगा सर जो रिक्वायरमेंट करेगा इनसे ही लोगों को। बट सर जो बंदा अकेला बेचारा बिजनेस कर रहा है, किराना शॉप अपने गली के नाके पर, सर उसको ऑडिट करवाने के लिए कोई नहीं बोल सकता। बट क्या वो खुद होके ऑडिट करवा सकता है? यस सर, करवा सकता है, उसकी मर्जी, उसको उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे चाहिए तो करवा सकता है ऑडिट, एब्सोल्युटली यस सर, सही है। तो आपको समझ गया, ऑडिट कैन बी ऑफ एनी एंटिटी। अभी मुझे बताना सर, एक है ना सेक्शन 8 कंपनी है, सर सेक्शन 8 कंपनी को भी ऑडिट एप्लीकेबल, बिकॉज सेक्शन 8 को कंपनी तो सर उसका तो कोई प्रॉफिट का मोटिव ही नहीं रहता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सही है, तो नॉन प्रॉफिट के लिए सर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बना तो क्या उसको भी ऑडिट मैंडेटरी है? यस, बिकॉज वो कंपनी है ना। बट उसको है ना कुछ कुछ सर सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे सर क्या रहते हैं, एग्जामिशंस रहते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट ऑडिट सर उसका भी होगा, बिकॉज ऑडिट कैन बी ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नहीं तो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो ऑडिट इनका भी हो सकता है। उसके बाद में सर नेक्स्ट, फिर वो बिजनेस कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर, एंड वो बिजनेस कोई भी चीज का हो, नेचर उसका कुछ भी हो सर, बिजनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सर वो 1 करोड़ का बिजनेस करता है चलेगा, 1 लाख करोड़ का बिजनेस करता है तो भी चलेगा, दोनों को ऑडिट एप्लीकेबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर। बस वो कंपनी है मैंडेटरी है, कंपनी है मैंडेटरी है, फिर वो कंपनी का बिजनेस माने 1 करोड़ का हो, नहीं तो 1 लाख का भी सेल हुआ तो भी सर मैंडेटरी है ऑडिट, 1 लाख का भी सेल हुआ तो भी मैंडेटरी है ऑडिट, एंड 1 लाख करोड़ का भी हुआ तो भी मैंडेटरी है ऑडिट, बिकॉज वो कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है। बट सर अगर वॉलंटरी, वो तो वॉलंटरी में उनकी मर्जी सर, वॉलंटरी बोला मतलब सर वो चाहेंगे उनको करवाना है तो करवा लो, फिर उनका बिजनेस 5 लाख का है फिर भी उनको ऑडिट करवा के लेना है तो भी करवा ही सकते हैं, वो उनकी मर्जी ना, अपॉइंट करने वाले तो वो है, फीस देने वाले वो है, तो उनकी मर्जी, उनको करवाना है तो करवा सकते हैं। बट कोई मैंडेटरी रहेगा क्या उनके लिए? इस केस में तो नहीं ना सर। बट अगर कंपनी है तो फिर कंपनी का 1 लाख का बिजनेस हो नहीं तो 1 लाख करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट मैंडेटरी है। क्लियर? समझा क्या? डेफिनेशन का मीनिंग समझ रहा है आपको अभी तक? यस। एंड सर यही एक चीज था कि सर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर, क्या सर?
इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर, फिर वो कोई भी एंटिटी हो, ऑडिट इज एन, मेरे साथ बोलोगे, चलो यार फटाफट, तो चलो एक लास्ट वाला पॉइंट देख लेते, फिर मेरे साथ बोलोगे। कंडक्टेड विद अ व्यू, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं सर? ऑडिट कंडक्ट करने का मतलब परफॉर्म करने का व्यू क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि सर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है उस पे, किस पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, सही है, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सही है, ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आ जाओ मेरे साथ नोट्स में, एक बार नोट्स के थ्रू गो थ्रू करवा देता हूं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमने इधर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा था क्या? मैं वही बोला कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किधर गया? हाँ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इसके आगे लिखे ले लो ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जगह रहेगी ना आपके पास, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने मीनिंग में तो लिख दिया था बट इधर नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें ये पता है इंडिपेंडेंट है, एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, ठीक है सर। अभी तक तो एकदम सिलसिला सही चल रहा है। कोई भी एंटिटी का है सर, फिर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नहीं तो नहीं हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर, फिर उसका साइज छोटा हो बड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड सर कंडक्टेड विद अ व्यू, उसका पर्पस क्या है? कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। देयरऑन माने किस पे? ये देयरऑन लिखा ना, तब पता चला कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा ही नहीं है। देयरऑन माने इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देना है, सही है। फिर वो सर ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह इधर नहीं लिखा, नहीं, डेफिनेशन में उन्होंने नहीं दिया। सर डेफिनेशन कहां पे लिखी है? आप डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग में अब रेफरेंस देना इधर, बस मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या होता है, बट अभी रेफरेंस दे देना ऐसे 200, ऐसे 200। सर क्या होता है बोलो ना ऐसे, अरे बोलने वाले बेटा, सब चीजें एक साथ में कैसे होगी ना, ठीक है ना? यस सर। तो ऐसे 200, ऐसे 200 माने, ऐसे माने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 नंबर का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बोलता है ये डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, सही है। सर ये 200 नंबर का स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है? ये ऑडिटर्स के ना ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है, जो हम बात करें, ठीक है। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size and nature, conducted with a view to express an opinion thereon। मेरे साथ बोलोगे फटाफट से 2 बार, चलो जी मेरे साथ बोलो। an audit is an independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size and nature, conducted with a view to express an opinion, when conducted with a view to express an opinion thereon, ठीक है। An audit is an independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size and nature, when conducted with a conducted with a view to express an opinion there। Are you absolutely fine with this definition? एकदम सही है। चलो सर नोट्स के थ्रू जाते हैं। नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज रात को, चैप्टर 1 के पूरे नोट्स आज शाम को, रात को है ना, रात को मैं एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आपको मेल कर दूंगा ताकि आप लोग उसके प्रिंट आउट्स भी ले पाओ, ठीक है ना। चलो तो चैप्टर 1, अभी तो चैप्टर 1 का नाम हमने देखा था कल ही कि नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, बट पहला कॉन्सेप्ट देख लो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, कि अकॉर्डिंग टू ऐसे 200, ओल्ड वगैरह क्यों लिखा है वो बात करेंगे जब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होता है वो पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ऐसे 200 अकॉर्डिंग टू ऐसे 200, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। Perfect, yes, बढ़िया। चलो सर अभी सर ये ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बाकी नोट्स के थ्रू आपको दे रहा हूं, जहां जहां पे जरूरत रहेंगे मैं आपको लिखा के दूंगा, ठीक है। पहली चीज सर ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के, ठीक है। अभी अच्छे से ध्यान देना सर, ऑडिट में 2 चीजें हमने मेजर देखी। एक सर हमने देखा
कि ऑडिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करके हमने देखा कि सर एश्योरेंस लेना है। एंड कौन सा एश्योरेंस लेना है बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। कौन सा एश्योरेंस लेना है बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हमने रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। क्या? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। मेरे साथ बोलो, क्या? रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। तो अच्छे से आ जाओ। एज पर एसे 200, एज पर एसे 200, जिसका नाम है, एक्चुअली नाम तो बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अगर उसको बोले तो एज पर एसे 200 विच डील्स विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है? आपने एसएम में पढ़ा रहेगा, अगर आपने एसएम के क्लास किए हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसमें एक रहेगा गोल वर्सेस ऑब्जेक्टिव। शायद मैं जब आईपीसीसी में था, मेरे टाइम आईपीसीसी था, तब ये था मैं शायद कॉन्सेप्ट, तभी मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे याद है। देखो, गोल वर्सेस ऑब्जेक्टिव। गोल आपका लॉन्ग टर्म रहता है, सही है ना, एंड ये रहता है शॉर्ट टर्म। याद है क्या आपको? एसएम पढ़ा है तो आपको याद आएगा। अगर एसएम में रहेगा तो अभी मुझे पता नहीं, उन्होंने निकाल दिया होगा तो, बट ये रहता है शॉर्ट टर्म। तो देखो, ये इंग्लिश लैंग्वेज का कमाल। जब आप गोल बोलते हो तो आप बोलते हो भाई मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, 4 साल बाद बनूंगा, पता है, लॉन्ग टर्म गोल है मेरा। बट अभी मुझे आईपीसीसी इंटरमीडिएट क्लियर करना है, तो इंटर क्लियर करना मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ। अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को पास करते हुए सर आप गोल तक अचीव करोगे, सही है ना। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑडिट में? ऑडिट में ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? ऑडिट में 2 ऑब्जेक्टिव्स है। एक सर है मेरा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स में इसके नीचे शॉर्ट में ना, शॉर्ट नोट्स वाला जो नोटबुक है उसके नीचे एक बार एक छोटा सा डायग्राम बना दो, सिर्फ इतना, स्टार करके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट। जितना लिखोगे ना उतना ज्यादा दिमाग में जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए लिखवा के दे रहा हूं सर। नोट्स में तो दिया है, फिर लिखने की क्या जरूरत है? ये राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखा, बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड तब मेरा नाम लोगे आप कि सर बहुत फायदा हुआ इसके वजह से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट में इसी 2 चीजें करना। एक लिखना बेटा रीजनेबल एश्योरेंस, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग तो अभी आपको पता है, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। उसके बाद में बेटा एक बार रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करो, उसके बाद में बेटा बोला चलो 3 जगह 3 ये कर देना, ठीक है, थोड़ा कर लो मैनेज, ताकि मैं आपको ज्यादा खिचड़ी ना करके दूं इधर ही पहले पॉइंट पे। ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शॉर्ट में बोला एफएस, अबाउट एफएस, एकदम शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं, बिंग फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। प्लीज, ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देना, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, बिकॉज इसका मीनिंग हम नीचे लिखने वाले हैं क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा मीनिंग है, इसको समझाना पड़ेगा मुझे। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ मेरा। ये दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, ये दोनों एक ही इसमें आते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस किसका लेना है बेटा? ये पहला ही हुआ मेरा, ये दोनों मिलके। मैंने बस खिचड़ी नहीं होनी मतलब इसलिए लिखा के दिया आपको, ठीक है। तो ये मेरा पहला वाला हुआ, ये दोनों का मिला के, ठीक है। एंड देन एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है टू रिपोर्ट, एक सेकेंड वाला लिख लो, सेकेंड नंबर दे दो ताकि आपको हेल्प होगा, इधर एक नंबर दे देना। सेकेंड वाला ऑब्जेक्टिव टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, एकदम शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट द ओपिनियन, टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट द ओपिनियन, ठीक है। तो रिपोर्ट करना मतलब आपको पता है सर क्या आता है? ऑडिट रिपोर्ट कल हमने देखा, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू बताएंगे कि भैया मेरा ओपिनियन क्या है। एंड कम्युनिकेट करेंगे, बताना किसी को तो बताना, सिर्फ लिख के क्या करेंगे वो डॉक्यूमेंट, सही है, जेब में थोड़ी ना रखेंगे। कम्युनिकेट करेंगे, तो कम्युनिकेट करना है किसको? ओपिनियन को। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। क्लियर विद दिस? एज पर ऐसे 200 भैया जी मेरे साथ बोलो,
ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया होगा आपने। तो मेरे साथ बोलो, दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। एंड सेकेंड थिंग सर, रिपोर्ट करना एंड कम्युनिकेट करना ओपिनियन को। अभी हमें ये नहीं समझा सर कि ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है, हमें समझ में ही नहीं आया सर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता क्या है, ये तो समझाओ पहले। यस बेटा समझा रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। ये अगर मैं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को है ना ऐसे दो अलग से पार्ट करूं इधर सिर्फ, तो आपको ये नाम से क्या समझ रहा है, फ्री है, फ्री फ्रॉम, एंड सेकेंड आता है मेरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसमें भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मैं और दो पार्ट करता हूं, मटेरियल को एक अलग से लेता हूं एंड मिसस्टेटमेंट को अलग से लेता हूं। ये आपको लिखा के देना था मुझे इसलिए। अभी अच्छे से ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला जो पार्ट है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आई थिंक सो आप चाहे तो उधर ही लिख सकते हो शॉर्ट नोट्स में, नहीं तो ये वाला पार्ट है ना आपको मैंने जो आपको बताया था ना नोटबुक का सेकंड पार्ट जहां पे कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स में आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, आप देखो कैसे लगता है, मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स में लिखा तो भी चल जाएगा क्योंकि चार्ट के फॉर्म में बन रहा है तो इजी हो जाएगा अभी के लिए। एंड बाद में कीवर्ड्स के सेक्शन में भी आप एज अ होमवर्क करके लिख लेना। ठीक है, चलो तो सर फ्री फ्रॉम मटेरियल एंड मिसस्टेटमेंट, अभी एक एक वर्ड को समझो एकदम अच्छे से। फ्री फ्रॉम मतलब क्या सर, किसी को बंधक नहीं बनाया वो अपना ऐसा परिंदा है सर, एकदम मतलब नादान परिंदा है बेचारा, किसी को कोई चिंता ही नहीं उसका, फ्री है सर, फ्री है, किसी को बांध के नहीं रखा। बट किससे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। सर ये तो बताओ क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पहले मिसस्टेटमेंट समझ लो। मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है सर जो होना चाहिए, जो होना चाहिए, what should be and what is actual, इन दोनों का डिफरेंस। मिसस्टेटमेंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन what should be and what should be डबल इन्वर्टेड कॉमा में and what is actual। मतलब सर जो प्रिंसिपल है, जो स्टैंडर्ड है, जो होना चाहिए, और जो एक्चुअल में क्या है सर, मतलब फैक्ट क्या है, एक्चुअल में क्या है, उन दोनों में जितना डिफरेंस रहेगा ना, ये डिफरेंस क्या है सर, मिसस्टेटमेंट है। ये डिफरेंस क्या है, सिर्फ मिसस्टेटमेंट है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल सिंपल चीज है सर, एक सेल्स ट्रांजैक्शन हुआ, सेल ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज 5 lakh as per invoice recorded in the books of accounts at rupees 5 लाख का जो इनवॉइस था सर, ट्रांजैक्शन था, वो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते समय सर गलती से रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रुपीज 50,000, 50K माने 50,000। ठीक है, 5 लाख का ट्रांजैक्शन इन्होंने 50,000 का रिकॉर्ड किया। व्हाट शुड बी क्या है बेटा, व्हाट शुड बी क्या है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए होना चाहिए था, ये बना मेरा व्हाट शुड बी। ठीक है, ये मेरा व्हाट शुड बी। एंड व्हाट इज एक्चुअल, एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल है सर 50,000। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, व्हाट शुड बी एंड एक्चुअल, 4.5 लाख का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज 4.5 लाख, एंड ये डिफरेंस को हम बोलेंगे बेटा मिसस्टेटमेंट। ये डिफरेंस को क्या बोलेंगे बेटा, मिसस्टेटमेंट। आर यू गाइस क्लियर, परफेक्ट, समझ गया, क्या मजा आ रहा है आपको पढ़ने में। मिसस्टेटमेंट का मीनिंग समझ गया आपको क्या है, क्या आपने लिख लिया मेरे साथ मिसस्टेटमेंट माने क्या होता है। मिसस्टेटमेंट का मतलब है सर व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज एक्चुअल, इन दोनों का डिफरेंस। एग्जाम्पल में सर हमने लिया कि सेल ट्रांजैक्शन जो 5 लाख का था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्होंने अकाउंटिंग किया 50,000 पे, तो सर गलती हो गई,
जो 5 लाख होना चाहिए था 50,000 पे किया, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 4.5 लाख का, इसको हमने बोला मिस स्टेटमेंट। अभी देखो सर, आपको तो दिखने में बहुत सर ये ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, सही है ना। मुझे बोला यार 5 लाख का इनवॉइस 50,000 पे कर दिया, मतलब कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। अभी कभी कभी सर है ना, दो चीजें हो सकती है, अभी ये लिखना मत, दो टाइप की गलतियां हुई। मान लो एक जगह पे सर है ना 10,000 का ट्रांजैक्शन था, इन्होंने 10,001 पे रिकॉर्ड किया, गलती से 10,001 पे रिकॉर्ड हुआ, तो सर 1 रुपए का डिफरेंस आया, मिस स्टेटमेंट कितना बना 1 रुपए का। एंड एक सर चीज है कि 10,000 का ट्रांजैक्शन है ना, इन्होंने ना 1 लाख पे रिकॉर्ड किया, मतलब मिस स्टेटमेंट कितना बना बेटा 90,000 का। ये दोनों मिस स्टेटमेंट है अपने अपने इन पे, इसको भी हम मिस स्टेटमेंट बोलेंगे, इसको भी मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। बट मुझे बताना, अगर आपका बिजनेस हो, आपके बिजनेस में आपको 2 ट्रांजैक्शन दिखे, एक ये ट्रांजैक्शन दिखा और एक दूसरा दिखा, और आपको पता लग गई सर कि ये गलतियां हुई है, आपको पता लग गया कि सर एक ट्रांजैक्शन 10,000 की जगह 10,001 पे रिकॉर्ड हो गया और दूसरा ट्रांजैक्शन 10,000 की जगह 1 लाख पे रिकॉर्ड हुआ, आप कहां पे ध्यान देना पसंद करोगे? सर वो इर्रेशनल बंदा रहेगा जो बोलेगा मैं यहां पे ध्यान दूंगा। समझा? वो तो बंदा इरेशनल रहेगा ना जो बोलेगा मैं 1 रुपए पे ध्यान दूंगा, भाई 1 लाख का मुझे 90,000 का कुछ नहीं पड़ा। सर वो बंदा बहुत लॉजिकल बंदा है जो बोलेगा कि भैया मैं 90,000 पे ध्यान दूंगा। लॉजिकल यार, कॉमन सेंस है, मैं 90,000 पे ध्यान दूंगा, मैं 1 रुपए को ध्यान दूंगा, इतना मुझे क्या फर्क पड़ता है 1 रुपए का, होने दो 1 रुपए की गलती, होने दो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे लिए 90,000 बहुत काम के है सर, 90,000 बहुत काम के है, ठीक है। अभी सर सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। एक सीन सर ऐसे हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर क्या रिलायंस के बार बार एग्जांपल लेते हो, कल भी रिलायंस आज भी रिलायंस, चलो आज एक नया एग्जांपल लेता हूं, इन्फोसिस। इन्फोसिस का नाम सुना है बेटा आपने? कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड सुना है? अरे सुना ही रहेगा, आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी, ठीक है। तो बहुत बड़ा कंपनी सर इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस में सर अकाउंटिंग में ना, मानो एग्जांपल दे रहा हूं बस, 2 सिनारियोस है। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, क्या हुआ सर? हाँ हाँ, इन्फोसिस में ना 2 गलतियां हुई। इन्फोसिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना 2 टाइप की गलतियां हुई है। एक हुआ है सर इन्फोसिस में, जो हमने ऊपर सेकंड वाला देखा था ना, वो इधर इन्फोसिस में हुआ है। एक 10,000 का ट्रांजैक्शन 1 लाख पे रिकॉर्ड कर दिया, 10,000 का ट्रांजैक्शन 1 लाख पे रिकॉर्ड किया। एंड सर इन्फोसिस में एक सेकंड गलती हुआ, कोई 1 लाख का ट्रांजैक्शन था सर, वो 1 करोड़ रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी 3 3 6 और 7, सही है ना। 1 लाख का ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रिकॉर्ड कर दिया, बाप रे सर ये तो बहुत झोल हो गया। इधर आ रहा है गैप, मेरा मिस स्टेटमेंट कितना आ रहा है 99 लाख रुपए का, और इधर मिस स्टेटमेंट आ रहा है मेरा कितना 90,000 रुपए का। दोनों मिस स्टेटमेंट है, यस एब्सोल्युटली। अभी मुझे बताना इन्फोसिस के नजर में कौन सा मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो, सॉरी कौन से मिस स्टेटमेंट पे वो ध्यान देंगे। मुझे मटेरियल वगैरह बोलना ही नहीं, अभी मुझे ये बोलना है कि कौन से मिस स्टेटमेंट पे इन्फोसिस ध्यान देगा। सर लॉजिकल है, अगेन कॉमन सेंस बनता है कि वो सिर्फ 99 लाख पे ध्यान देंगे, उनके लिए 90,000 कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए 90,000 मतलब पानी है, पानी। ध्यान देंगे, वो छोटा मोटा ध्यान देना इज ओके, बट सर इतना फोकस करने वाला पार्ट किधर है 99 लाख, वो 90,000 पे फोकस करेंगे, बिकॉज एनीवेज उनके हर ट्रांजैक्शन सर लाखों करोड़ों के होते, तो ये 90,000 से क्या फर्क पड़ेगा उनको। बट यही अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो छोटा बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन में 1 रुपए का गलती हुआ और 90,000 का हुआ, उसके लिए तो 90,000 मैटर करता है। जिसका बिजनेस का सेल्स ही, मान लो जिसका सेल्स है ना, जिसका रेवेन्यू है, जिसका सेल्स है, वो कुछ सर 10 लाख का है, तो 10 लाख वाले को सर ये 90,000 मैटर करते। बट सर जिसका सेल ही सर 100 करोड़ या 1000 करोड़ है सर, उसके लिए 90,000 कुछ मैटर नहीं करता। लॉजिकल है। जिसका सेल 10 लाख का है उसको 90,000 मैटर करते, बट जिसका सेल सर 1000 करोड़ का है उसको है ना 90,000 कुछ मैटर नहीं करते, उसको ये चीज मैटर करता 99 लाख वाला। तो सर सिंपल सा एग्जांपल दिए कि तो मैंने आपको ये समझाना था कि मिस स्टेटमेंट्स तो हो गए सर, व्हाट शुड बी एंड व्हाट एक्चुअल,
बट वेरी विंडी इंपॉर्टेंट थिंग, जब मेरे लिए जो मिसस्टेटमेंट मैटर करता है मैं उसको बोलता हूं मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड इसको बोलेंगे सर इममटेरियल। यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट 99 लाख, यहां पे ये बन गया मेरा इममटेरियल। ठीक है बेटा, अरे समझा क्या आपको? बट सर एक जगह पे जो मटेरियल बना वो यहाँ पे इममटेरियल बना, इससे हमें क्या समझता है कि हर बिजनेस के लिए क्या मटेरियल होगा क्या इममटेरियल होगा, वो डिपेंड करता है वो बिजनेस कितना छोटा है, बिजनेस कितना बड़ा है। लॉजिकल है, एब्सोल्युटली लॉजिकल है। एंड दिस इज हाउ सर, जब हम बोले कि मिसस्टेटमेंट तो है बट वो क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, वो हमने देखना है। ठीक है, मटेरियल माने समझा? तो मटेरियल का मीनिंग लिख लो बस। मटेरियल माने ऑफ सच अमाउंट, मटेरियल माने ऑफ सच अमाउंट, एक सेकंड, मटेरियल माने ऑफ सच अमाउंट, आप लिख रहे हो ना, ऑफ सच अमाउंट विच इंपैक्ट्स, मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज लिख के दे रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, विच इंपैक्ट्स the economic decision of the users of economic decisions of the users of financial statement of such amount which impacts the economic decisions of the users of financial statement। क्या आपको समझ गया इसका मतलब क्या है? फ्री मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझा क्या? फ्री फ्रॉम बताना है मुझे अभी तक। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट समझ गया सर, व्हाट शुड बी व्हाट एक्चुअल, दोनों का डिफरेंस मिसस्टेटमेंट। बट सर ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी हो सकता है, इममटेरियल भी हो सकता है। मटेरियल मतलब ऐसा अमाउंट, इतने अमाउंट का कि जो सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम बात क्या कर रहे हैं अभी, ऑडिट में आ जाना, अभी ऑडिट में आ जाना। ऑडिट में दिखा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स जो था वो 1 करोड़ का है, एक्चुअल में 1 करोड़ का बालो, एक्चुअल में 1 करोड़ का होना चाहिए था, उधर दिख रहा है सर 10 लाख का। मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुआ, मटेरियल, क्योंकि ये डिफरेंस जो है वो बहुत सर अफेक्ट करेगा किसको, किसको, जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हमारा डिसीजन मेकिंग करेगा कि क्या ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करना है या नहीं। मान लो आज मुझे स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदने, रिलायंस नहीं, चलो इन्फोसिस का एग्जांपल लिया था, इन्फोसिस के शेयर्स खरीदने, एंड इन्फोसिस के शेयर्स खरीदते समय मैंने देखा उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज मैं शेयर होल्डर बनूंगा, इन्वेस्टर बनूंगा, मैं पैसे लगाऊंगा, मतलब मुझे देखना जरूरी है कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। मैंने उनका देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने देखा कि रेवेन्यू दिया हुआ है, मान लो सर कुछ 1 लाख, और सर जो होना चाहिए था 1 करोड़, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं उल्टा कर रहा हूं हमारे अभी के लिए, तो 1 करोड़ होना चाहिए था, 1 लाख दिया है, तो मेरा डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, भाई 1 लाख का कंपनी है, छोड़ो इसको, कौन लेगा। उसी जगह पे अगर 1 करोड़ होता, उसी जगह पे अगर 1 करोड़ होता तो ले लेता सर, उसी जगह पे 1 करोड़ होता तो तुरंत शेयर्स ले लेता, बिकॉज सर तुरंत ही मुझे पता लग जाता है भाई अच्छी कंपनी है, 1 करोड़ दिखा अमाउंट तो अच्छी कंपनी, 1 लाख की जगह पे मैं नहीं लूंगा। एग्जाम उल्टा, अभी जो हमने देखा था कि 1 लाख होना चाहिए था बट 1 करोड़ का रिकॉर्डिंग कर दिया, तो अभी ध्यान देना 1 लाख होना चाहिए था, P&L में दिखा मुझे 1 करोड़ इनके, तो उसके फॉर्म में आके मैंने क्या कर लिया, शेयर्स ले लिए, बट बाद में किसी ने मुझे बताया भाई 1 करोड़ नहीं है, वो गलती से 1 करोड़ हुआ था, एक्चुअली वहां पे 1 लाख होना चाहिए। तो भाई जो मैंने डिसीजन मेकिंग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L स्टेटमेंट देख के लिया था बाय करने का, क्योंकि मैंने 1 करोड़ देखा तब मैंने डिसीजन मेकिंग लिया ना बाय करने का। बट सर वो अगर 1 लाख होता तो नहीं लेता। तो जो मेरा डिसीजन मेकिंग है ये अफेक्ट हुआ, किसके वजह से, चेंज हुआ, किसके वजह से, तो मेरे डिसीजन मेकिंग पे चेंज किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है सर, ये मिसस्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। सो जब ऐसा कोई मिसस्टेटमेंट है, गलती है जिसके वजह से मेरा डिसीजन मेकिंग चेंज होगा, अफेक्ट होगा, तो वैसे मिसस्टेटमेंट को बोले मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वैसे मिसस्टेटमेंट को बोले मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट सर वहीं पे अगर मैं देखता कि भाई ये बिजनेस जो है ये 1 लाख रुपए का है, एंड उन्होंने दिया सर
10,000 सॉरी 10,000 का है, उन्होंने दिया 1 लाख, ठीक है। अभी सर 10,000 है एंड 1 लाख है। अभी मैंने देखा चलो ये 90,000 मेरे लिए ना अभी भी मैटर करेंगे, मैं ऊपर के एग्जाम्पल में जाता हूँ। कोई बिजनेस है जहां पे सर 10,000 होना चाहिए था बट 10,000 एक कर दिया। मैंने बोला 1 रुपए से मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं एनीवेज 10,000 देख के ले लिया, 10,000 एक देख के भी ले लूंगा। तो मेरे डिसीजन मेकिंग में इसके वजह से कुछ फर्क पड़े क्या 1 रुपए से? नहीं। तो सर ऐसा अमाउंट जिसके वजह से डिसीजन मेकिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको क्या बोले? उसको क्या बोले? इममटेरियल। तो सर मुझे क्या देखना है कि ऐसा सर होना चाहिए, मुझे ऑडिटर ने अभी ध्यान दो, मटेरियल मतलब ऐसा अमाउंट जो इंपैक्ट करेगा इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स। यूजर्स माने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, जो उनके काम के लिए, किसी के लिए, पर्पज के लिए यूज करेंगे। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर अगर उनके इकोनॉमिक डिसीजंस पे इंपैक्ट आने वाला इतना अमाउंट है तो उसको बोले मटेरियल। ऐसा मिसस्टेटमेंट जो मटेरियल है वो बना मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड मैं क्या बोल रहा हूं? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई तू रीजनेबल एश्योरेंस ले, रीजनेबल एश्योरेंस ले कि जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जिसका ऑडिट तू कर रहा है, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। नहीं है कहां से बोला? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, फ्री है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, मतलब उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आर यू गाइस क्लियर? तो ये मेरा बना सर रीजनेबल एश्योरेंस ले दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिंग फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मतलब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। ये आपको पहला ऑब्जेक्टिव बनता है आपका। व्हाट इट? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। परफेक्ट आंसर। सेकंड ऑब्जेक्टिव तो सही है। जैसे ही मैंने देख लिया कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है क्या, तो मेरे दो ऑब्जेक्टिव दो आउटपुट बन सकते हैं। एक बोलूंगा सर आइदर है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब उसमें इतनी गलतियां नहीं है सर जिससे इकोनॉमिक डिसीजंस चेंज होंगे। एंड एक सेकंड बन सकता है सर कि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, माने मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, मतलब इतनी सारी गलतियां है कि जो सर अफेक्ट करेगी, इंपैक्ट करेगी इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ एफएस। सही है क्या? दोनों सिनारियोज बन सकते हैं। आइदर सर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा मतलब इतनी सारी गलतियां हैं बट उससे एनीवेज फर्क नहीं पड़ता, तो इतनी छोटी छोटी गलतियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां नहीं है। बट सर एक सेकंड सिनारियो जहां पे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, माने गलतियां इतनी सारी है कि जहां से फर्क पड़ रहा है, जहां से इंपैक्ट आएगा ओपिनियन पे। समझे क्या? तो दैट इज हाउ सर इट वर्क्स। एंड फिर जो मेरा आउटपुट रहेगा ना कि वेदर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ये मुझे बताना है किसको? ये रिपोर्ट करना है किसको? शेयर होल्डर्स को। एंड कम्युनिकेट करना है उनको, रिपोर्ट करना है, लिखना है डॉक्यूमेंट में, रिपोर्टिंग करना है एंड कम्युनिकेट करना है उनको कि भैया देखो ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। ये मेरा बना सेकंड ऑब्जेक्टिव। आर यू गाइस क्लियर? बोलो जी, अभी तक एकदम अच्छे से समझ गया? बस दो कॉन्सेप्ट्स देखे आज के सेशन में। पहला सर हमने देखा मतलब जो एग्जाम पर्सपेक्टिव, सिलेबस पर्सपेक्टिव, उसके पहले हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी, हिस्ट्री वगैरह देखा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा, मीनिंग देखा फिर से ऑडिट का, है ना? आपको समझ गया? एंड देन उसके बाद हमने हिस्ट्री देखा था, हिस्ट्री के बाद हमने देखा इसके मीनिंग कि क्या क्या चेंजेस हुए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल, फिर डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग देखा एंड फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है? क्या आप लोग लिख के ले लोगे ये सब चीजें? मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है क्या? परफेक्ट, यू टीच रॉक। थैंक्स अ लॉट शिवानी जी, थैंक्स अ लॉट। शिवानी जी एग्जाम हो गई ना आपकी? थैंक्स अ लॉट शिवानी जी, थैंक्स अ लॉट। एग्जाम हो गई आपकी? चलो, मजा आ गया आज पढ़ के ऑडिट को? बोलो मुझे, क्या आपको मजा आया? स्वाति जी, शिवानी जी को तो आ जाए मजा, उन्होंने तो कमेंट भी दे दिया। वाह वाह, बहुत मजा आया, मुझे तो सुन के मजा आ गया। वाह सर, यस। कैसा था पेपर शिवानी जी, बोलो ना, हाउ वाज एग्जाम? कैसे था एग्जाम? कैसे तारे पेपर? बोलो जी मुझे। आज का सेशन यहाँ पे हो जाता है सर जी हमारा।
अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे आज के सेशन के लिए। क्रेडिट गोज टू यू। ओ थैंक्स अ लॉट। यस सर, मजा आया, स्वाति जी भी खुश है। वाह 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 वाह। चलो देखो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने देखा, एक बार फटाफट से इसको है ना यहां से कवर कर लेते हैं। तो ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या है, मतलब पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट as required by the standards in accordance with the auditor's findings। कि हमने जो सर हमारा फाइंडिंग था, हमारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके हिसाब से कम्युनिकेट करो, रिपोर्ट करके कम्युनिकेट करो। ठीक है क्या? गुड, अच्छा था, वेरी वेरी गुड। मुझे प्लीज पेपर भेज देना ना टेलीग्राम पे, मुझे क्वेश्चन पेपर प्लीज भेज देना ना टेलीग्राम पे, नहीं तो पर्सनली व्हाट्सएप पे। ठीक है, मुझे देखना है पेपर कैसे था। ठीक है, मैं एक्चुअली तुम्हारा पेपर शुरू हुआ 5 बजे तो मेरा क्लास शुरू हो गया, इसलिए मैं किसी से बात ही नहीं कर पाया। बस मुझे मैसेजेज आए व्हाट्सएप पे तो नोटिफिकेशंस पे देख पाया कि सर नाइस पेपर, मजा आ गया। फिर वो तो देख के मजा आ गया। ठीक है क्या? चलो जी, तो करें यहाँ पे अपना आज का सेशन एंड। मिलेंगे कल के सेशन में, अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे की चीजें। अभी एकदम अच्छे से हम इस पर्टिकुलर इसमें सब्जेक्ट में घुस जाएंगे एंड एकदम बढ़िया से बातें करेंगे, एकदम बढ़िया से सीखेंगे ऑडिट के सब्जेक्ट को। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो फटाफट से अपने दोस्तों को रिकमेंड कर दो भैया जी प्लीज। एंड जिनका भी एग्जामिनेशन है नवंबर 21 में, सबको बोलो फटाफट से, पूरा की पूरा लाइव कोर्स हो रहा है, एकदम बढ़िया से लाइव कोर्स हो रहा है एंड एकदम अमेजिंग रॉकिंग हम पढ़ने वाले हैं। सो मतलब एट द एंड ऑफ द कोर्स योर कॉन्फिडेंस विल बी एट द अनदर लेवल पिक, दैट इज व्हाट आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू। मैंने आपको बोला, मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं उसका। आज का जो चीजें पढ़ी ना हमने, तो मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं। मैं आपको रीजनेबल नहीं भाई, ये रीजनेबल ऑडिट में चलता है, हमारे इसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता हूं। डन सर। चलो गाइस, तो मिलेंगे कल के सेशन में। अच्छे से अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ एब्सोल्यूट टाइम। चलेगा? चलो बाय बाय।